दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश पोएट, ड्रामेटिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक जॉन ड्रायडन की बायोग्राफी। दोस्तों इनको पढ़ना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जॉन डन और जॉन मिल्टन के बाद में सबसे बड़े पोएट थे इंग्लिश लिटरेचर में। और दोस्तों विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन के बाद ये सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट थे इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इन्होंने दिया है, यानी कि जिंदगी दी है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, तो वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों इनको पढ़ना जरूरी है। आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं। शेक्सपियर के बाद 17th सेंचुरी में सबसे बड़ा हीरोइक ड्रामा लिखा था जॉन ड्रायडन ने, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा। और फिर सबसे बड़ी ट्रेजिक कॉमेडी मैरिज ए ला मॉर्ड। फिर एक इसके अलावा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ऑल फॉर लव, और बहुत बड़ी बड़ी कॉमेडीज भी लिखी। ट्रांसलेटर के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक बहुत आसान तरीका डेवलप किया था जॉन ड्रायडन ने ट्रांसलेटर के रूप में, जिसे वो बोलते थे पैराफ्रेज। इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग अगेन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स सो दैट इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। इस लाइन का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को फिर से बताना दूसरे शब्दों में, ताकि समझने में आसान हो जाए वो चीज़। इन्होंने हॉमर, ल्यूक्रेशियस, हॉरेस, ओविड, जुवेनल, जेफरी चॉसर, वर्जिल, इन सब को ट्रांसलेट किया है अपने एंड के करियर में, जब इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई। और दोस्तों एनियड को जो ड्रायडन ने ट्रांसलेट किया, द एनियड को ट्रांसलेट किया, वो अब तक का सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन माना जाता है। और ये सटायर्स जो लिखते थे, जिनकी वजह से आज भी इनको जाना जाता है। सटायर्स में इनके दो ग्रेट वर्क्स हैं दोस्तों, मैकफ्लैक्नो और दूसरा द मेडल। इसके अलावा और भी बहुत सारी फेमस पोएम्स हैं, जैसे अपसलोम एंड एकिटोफेल। तो शुरू करते हैं। जॉन ड्रायडन का जन्म हुआ था एक प्यूरिटन फैमिली में। एजुकेशन भी अच्छी खासी मिली थी, ठीक ठाक टाइम पर ठीक ठाक फैमिली में जन्म हो गया था, क्योंकि उस वक्त प्यूरिटन्स का बोलबाला था। तो उस वक्त ऑलिवर क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में ये काम करने लगे। जब ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई तो उनके लिए ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर इन्होंने अपने हीरोइक स्टैंजा को पब्लिश किया। लेकिन फिर चार्ल्स सेकंड जब वापस आया इंग्लैंड में, तो उसको वेलकम करने के लिए इन्होंने अपना वर्क एस्ट्रा रेडक्स लिखा 1660 में। और दोस्तों इनका ये वर्क बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ड्रायडन ने इस टाइम पर अपने ओपिनियंस बदल लिए थे। तो ड्रायडन जो उनको सूटेबल लगता था उस हिसाब से अपने ओपिनियंस को चेंज करते रहते थे, क्योंकि जॉन ड्रायडन के जो इंटरेस्ट थे उस हिसाब से इनके फादर इनके लिए इतनी सफिशिएंट इनकम छोड़कर नहीं गए थे कि ड्रायडन उस हिसाब से सरवाइव कर सके। तो ऑलिवर क्रॉमवेल और चार्ल्स सेकंड दोनों के लिए इन्होंने पोएम्स लिखकर अपने करियर को एक प्रोफेशनल राइटर की तरफ मोड़ लिया था। फिर उसके बाद ये एक बुक सेलर हेनरी हैरिंगमैन के लिए लिखने लगे और उन्हीं के साथ रहने लगे। फिर इसके बाद जॉन ड्रायडन की मुलाकात होती है सर रॉबर्ट हावर्ड से। जॉन ड्रायडन ने सर रॉबर्ट हावर्ड को इनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स को प्रिपेयर करवाने में इनकी हेल्प की थी। फिर उन्हीं के साथ सर रॉबर्ट हावर्ड के साथ में बहुत अच्छी चली थी इनकी यारी दोस्ती। 1664 में इंडियन क्वीन नाम का वर्क लिखा कोलैबोरेशन में। और दोस्तों इनकी दोस्ती रिलेशनशिप में तब बदली जब ड्रायडन ने हावर्ड की सिस्टर लेडी एलिजाबेथ से 1663 में शादी कर ली थी। वैसे जॉन ड्रायडन ने अपना पहला वर्क लिखा था द वाइल्ड गैलेंट, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन दोस्तों ये जो वर्क था कोलैबोरेशन में इनका लिखा हुआ इंडियन क्वीन, ये बहुत ठीक वर्क था। और ये शादी जो इन्होंने की थी लेडी एलिजाबेथ से, तो ये भी एक फ़ायदे का सौदा रहा जॉन ड्रायडन के लिए, क्योंकि ये अब हावर्ड फैमिली के पावरफुल फैमिली के मेंबर बन चुके थे। और इसके बाद जॉन ड्रायडन सर थॉमस किलिग्रू की किंग्स कंपनी के लिए एक स्टेबल राइटर बन चुके थे। और इनको सक्सेस तब मिली जब इन्होंने अपनी फर्स्ट ट्रेजिक कॉमेडी द राइवल लेडीज़ को लिखा। अब जब इनका अच्छा टाइम शुरू हुआ ही था कि 1665 में लंदन में प्लेग फैल गया, तो ये अपनी फैमिली के साथ में चार्ल्टन विल्शायर नाम के एक गांव में चले गए। और वहां जाने के बाद में इन्होंने अपने करियर के 3 एक्सीलेंट वर्क्स को लिखा। पहला ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एंड एसे, ये जो वर्क था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पहला प्रॉपर वर्क माना जाता है। ये प्लेग के दौरान ही इन्होंने लिखा था। दूसरा वर्क था सीक्रेट लव, ट्रैजिक कॉमेडी। और तीसरा था अनस मिराबिलिस, द ईयर ऑफ वंडर्स। तो ये जो वर्क था अनस मिराबिलिस दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा वर्क था। ये जो तीसरा वर्क है ये एक हिस्टोरिकल पोएम है। ये सेकंड डच वॉर जब हुआ था तब चार्ल्स सेकंड किंग था, तो समुद्र में इन्होंने
इंग्लिश विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए ये वर्क लिखा। ग्रेट फायर ऑफ लंदन शामिल है, जिसके बाद जॉन ड्राइडन इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरिएट बने। दोस्तों, जॉन ड्राइडन की हेरोइक पोएम्स को जॉन मिल्टन के एपिक वर्क पैराडाइज लॉस्ट से कंपेयर किया गया, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट भी 1667 में पब्लिश हुई थी। तो 1666 और 1667 की सर्दियों में ड्राइडन वापस लंदन लौट कर आ गए और बहुत सारे ड्रामास को वापस परफॉर्म किया गया इनके। कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, एसेज पब्लिश हुए जो इन्होंने लिखे थे। फिर किंग्स कंपनी ने ड्राइडन को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके इनको शेयर होल्डर बना दिया और तय हुआ कि ड्राइडन हर साल एक नया प्ले देंगे उस कंपनी को। अब ड्राइडन को लॉरियटशिप भी मिल चुकी थी। 1668 के ख़त्म होने से 1671 के ख़त्म होने तक ड्राइडन ने 4 प्लेज और प्रोड्यूस किए, जिसमें से 2 इनके मास्टरपीस थे। उन 2 का मैं आपको नाम बताऊं। पहला था द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, ये 10 एक्ट्स का प्ले है दोस्तों, एक राइम्ड हेरोइक प्ले। उसके बाद दूसरा इनका मास्टरपीस है मैरिज एला मॉड। ये दोस्तों एक स्प्लिट प्लॉट ट्रैजिक कॉमेडी थी। फिर ये अपने टाइम के ऐसे ही वर्क्स लिखते लिखते ग्रेट ड्रामेटिस्ट बन गए। अब कोई एक पोएट होता है, उसने खुद को एज अ पोएट डेवलप किया है, तो उसके लिए प्लेज लिखना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन इन्होंने अपने प्लेज को वर्ड्स में लिखा। यही बड़ी बात थी जो ड्राइडन ने किया एज अ पोएट, एज अ ड्रामेटिस्ट, वो ढंग से डेवलप हुए। 1672 तक ड्राइडन अपनी पावर्स और रेपुटेशन की हाइट पर थे, तो उस वक्त इनको अपनी सक्सेस पर प्राइड होने लगा। तो जॉर्ज विलियर्ड्स ने इन पर अटैक किया ड्राइडन को एज अ पोएटिस्टर बताकर, और इस टाइम पर ड्राइडन पब्लिक कंट्रोवर्सीज में फंसना शुरू हो गए और वो फंसते जा रहे थे। चीज़ें और ख़राब होती गई, इनकी कंपनी थिएटर वगैरह डिस्ट्रॉय हो गया, तो इनकी राइवल कंपनी जो थी वो आ गई थी, अच्छे एक्टर्स आ गए थे और नए नए सक्सेसफुल प्ले राइट्स आने लग गए थे, जैसे थॉमस शैडवेल। फिर ड्राइडन ने द असिग्नेशन नाम की एक कॉमेडी लिखी जो कि अनसक्सेसफुल रही। हर टाइप का प्रोपेगेंडा फेल हो रहा था। फिर ड्राइडन ने 1675 में वापस कम बैक किया। इन्होंने किंग्स कंपनी को अपना एक्सीलेंट राइम्ड हेरोइक प्ले औरंगजेब दे करके कम बैक किया, और फिर इन्होंने अपना बहुत ही सक्सेसफुल प्ले ऑल फॉर लव लिखा, जो कि एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बन गया। वैसे दोस्तों, ये ड्राइडन अपने वर्क्स को हेरोइक कपलेट में लिखा करते थे, लेकिन ये प्ले था जिसको उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था। ऑल फॉर लव इनका जो वर्क है, इसको एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जो कि शेक्सपियर का एक वर्क है, उसी को पॉलिश करके इन्होंने ऑल फॉर लव को प्रेजेंट किया। और दोस्तों, ये शेक्सपियर के बाद में 17th सेंचुरी में एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बन गई। पूरे रेस्टोरेशन एज की शेक्सपियर के बाद लिखी हुई सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बन गई। इसके बाद 1678 में पॉपिश प्लॉट के बाद ड्राइडन ने अपना वर्क लिखा एब्सलॉम एंड एकिस्टोफेल। ये जो पोएम थी बहुत ही फेमस थी दोस्तों, जिसको मैंने कुछ ही दिन पहले कवर किया है। और दोस्तों, इनके सटायरिक वर्क्स में इनकी सबसे ग्रेट अचीवमेंट थी इनका वर्क मैक फ्लैक्नो। मैक फ्लैक्नो बहुत ही फेमस वर्क है, और ये थॉमस शैडवेल पर बहुत अटैक करते थे जॉन ड्राइडन। फिर इसके बाद चार्ल्स सेकंड का भाई जेम्स सेकंड जब गद्दी पर बैठा, तो उसके लिए भी जॉन ड्राइडन ने द हिंद एंड द पैंथर को लिखा था। ये वर्क भी बहुत फेमस है दोस्तों, क्योंकि जेम्स सेकंड खुद कैथोलिक था, तो ड्राइडन ने भी कैथोलिक को अपना लिया था, और इस बार फिर से उन्होंने अपने ओपिनियंस चेंज कर दिए थे। फिर इसके बाद इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो ड्राइडन ने विलियम और मैरी, जो उस टाइम के मोनार्क थे, उनके लिए ओथ्स लेने के लिए मना कर दिया था। तो इसके बाद ड्राइडन को कोर्ट का फेवर मिलना बंद हो गया। ये शायद गलती थी ड्राइडन की कि इसके बाद ड्राइडन को हटाकर उनकी आंखों के सामने थॉमस शैडवेल को उन्हीं के सामने पोएट लॉरिएट बना दिया गया। वैसे आपने देखा होगा कि पोएट की डेथ होती है, उसके बाद में पोएट लॉरिएट बनता है कोई और, लेकिन थॉमस शैडवेल इनके सामने ही पोएट लॉरिएट बन गए थे, तब तक ये जिंदा थे। फिर इसी वजह से अपने करियर के लास्ट टाइम पर इनको फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने क्लासिकल राइटर्स के वर्क्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया। फिर एज ए ट्रांसलेटर भी, ऐसा नहीं कि एज ए ट्रांसलेटर ये कुछ नहीं कर पाया, एज ए ट्रांसलेटर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मई 1700 में ड्राइडन की डेथ हो गई। उनको वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया, पोएट्स कॉर्नर में। अब इस वीडियो को ख़त्म करते करते मैं ड्राइडन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूँ।
ये अपने वर्क्स में हीरोइक कपलेट्स का यूज़ करते थे लगभग हर एक वर्क के अंदर। तो W.H. जॉर्डन ने इनके लिए कहा है मास्टर ऑफ मिडल स्टाइल। अलेक्जेंडर पोप इनके हीरोइक कपलेट वाले स्टाइल से हैविली इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने इस स्टाइल को बोरो किया था पोप ने, और वो भी एक अच्छी खासी लेवल तक लेके गए थे इस स्टाइल को। हेनरी फील्डिंग ने अपने वर्क टॉम जॉन्स में ड्राइडन के वर्क से कोटेशंस डाली है काफ़ी सारी। तो आने वाले कई सारे पार्ट्स को इन्होंने प्रभावित किया था, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने ड्राइडन पर अटैक किया है कि इन्होंने वर्जिल के वर्क्स का ट्रांसलेशन जो किया है उसके अंदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा इंपीरियर दिखाया है। लेकिन फिर भी वर्ड्सवर्थ इनके काफ़ी वर्क्स की तारीफ़ करते थे और बाकी सारे रोमांटिक पोएट्स भी इनके वर्क्स की तारीफ़ करते थे। हालांकि उन्होंने इतना क्रिटिसिज्म इनका नहीं किया जितना अलेक्जेंडर पोप का किया। और टी.एस. एलियट ने भी इनकी तारीफ़ की है, लेकिन टी.एस. एलियट भी ड्राइडन को एक कॉमन प्लेस माइंड कहते थे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।